नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इसराइल में आपातकाल घोषित। भारत ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से कड़ी सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए सर्विकल कैंसर की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, अभियान देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। श्री मोदी ने अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। और श्रीलंका में ICC पुरुष T20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज शाम श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। इसराइल और अमेरिका ने आज ईरान पर हमले किए। राजधानी तेहरान स्थित ईरान के कई शहरों में विस्फोट की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका की सेना ने आज ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। हमारा उद्देश्य ईरान सरकार के गंभीर खतरों को खत्म कर अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। ईरान बड़े पैमाने पर आतंकवाद फैला रहा है और हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान से लेकर यमन, सीरिया से लेकर इराक तक ईरान ने आतंकी गुटों को हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने धरती को खून खराबे से भर दिया है। ईरान के ही सहयोगी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर भयावह हमले किए थे। ये इतना क्रूर था कि दुनिया ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा है कि उनके देश ने ईरान पर पूर्व नियोजित हमला शुरू कर दिया है और उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये हमले संभावित परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया में व्यापक सैन्य टकराव की बढ़ती आशंकाओं के बीच हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेहरान में विस्फोट हुए। तेहरान में कथित हमला सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कार्यालयों के पास हुआ। हमले के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और मोबाइल फोन सेवाएं बाधित हो गई हैं। ईरान की राजधानी में कई विस्फोटों की सूचना मिलने के बाद पायलटों को चेतावनी भी जारी की गई है। नुकसान और हताहतों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच ईरान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इजरायल की सेना ने कहा है कि ये चेतावनी जवाबी मिसाइल हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। इजरायल की सेना ने कहा कि ईरान से दागी गई मिसाइलों को इजरायल की ओर आते हुए देखा गया। भारत ने इजरायल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने को कहा है। इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने परामर्श में भारतीय नागरिकों से इजरायल के अधिकारियों और गृह मोर्चा कमान द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। एक रिपोर्ट। सभी भारतीय नागरिकों से निर्धारित आश्रय स्थलों के निकट रहने और अपने निवास या कार्यस्थल के आसपास के सुरक्षित स्थानों से परिचित होने को कहा गया है। भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक इसराइल के भीतर सभी गैर जरूरी और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में तल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से 24 घंटे हेल्पलाइन +972 5475 2071 और ईमेल cons1.talaviv@mea.gov.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। परामर्श में कहा गया है कि दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है और आवश्यकता के अनुसार अपडेट जारी करता रहेगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी कर सभी भारतीयों से समाचारों पर नजर रखने, स्थिति की जानकारी रखने और दूतावास से आगे के किसी भी निर्देश की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है। दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर हैं +989 128 109115 और +9891 281091009। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हिंसा बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों पक्षों से कूटनीति के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने की अपील दोहराई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सर्विकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो महिलाओं में कैंसर से संबंधित रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण अभियान इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है, जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार तेजी से अपने वादों को पूरा कर रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता की सुविधा बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। साणंद में माइक्रोन की इस सुविधा का उद्घाटन आज भारत के तकनीकी इकोसिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी छलांग है। यह परियोजना भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत किया गया पहला प्रस्ताव है। सितंबर 2023 में इसके भूमि पूजन के बाद यह संयंत्र अब दुनिया भर के बाजारों के लिए उन्नत डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM और NAND सेमीकंडक्टर्स वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों में परिवर्तित करेगा। इस सुविधा की मुख्य विशेषता इसका लगभग 5 लाख वर्ग फुट का क्लीनरूम क्षेत्र है। पहले स्वदेशी मेमोरी मॉड्यूल के व्यावसायिक शिपमेंट की शुरुआत के साथ ही भारत आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठा रहा है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है नवाचार, उत्पादन, अनुसंधान और समाधान करने की क्षमता। दिल्ली विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों से अनुसंधान, उद्यमिता और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के केंद्र बनने का आह्वान किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण विभिन्न गति, दूरी और ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति वाले मिसाइल प्रणाली की क्षमता का पुनः सत्यापन करने के लिए किए गए थे। उड़ान परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने विभिन्न खतरे की स्थितियों में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को नष्ट किया। टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे विभिन्न रेंज उपकरणों से प्राप्त उड़ान डेटा ने हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह परीक्षण एक बड़ी सफलता है और इस प्रणाली को जल्द ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सकता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि विधि मामलों के विभाग ने देश भर में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जो पेंडिंग मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी हो, हाई कोर्ट लेवल पे भी हो और हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे भी हो और हमारे जितने ट्रिब्यूनल हैं उनमें भी हो, उनको हम कैसे कम करें, जिससे ईज ऑफ लिविंग का जो एक कंसेप्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयानों को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं। इससे पहले श्री केजरीवाल ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के प्रयास में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजा गया था। पश्चिम बंगाल में अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन प्रकाशन से पहले सूची को बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से लोगों के साथ साझा किया जा चुका है। विभिन्न जिलों में नाम सूचियां लगाई जा चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि सूची जल्द ही वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। दिल्ली की अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। उदय नई दिल्ली में हुई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @ERIA न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री आज मुंबई में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे। मुंबई में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सोमवार को मुंबई से दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और CEPA समझौते पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिकी विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत की उत्प्रेरक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार ने विशेष कार्यक्रमों की नई श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ शुरू की है। श्रृंखला की दूसरी कड़ी में पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी से विशेष बातचीत होगी। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड 100.1 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। श्रीलंका में ICC T20 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 8 के मुकाबले में आज शाम 7 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। कल भारतीय टीम अंतिम सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज से खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इसराइल में आपातकाल घोषित। भारत ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से कड़ी सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए सर्विकल कैंसर की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। का अभियान देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। श्री मोदी ने अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
श्रीलंका में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज शाम श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब पहली बार जीत लिया है। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।